निवेशकों को आकर्षित करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां तरह तरह के इनोवेशन कर रही है। इसी कड़ी में एसबीआई ने इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड भी लॉन्च कर दिया है। निवेश के लिए आप इसे कैसा देख रहे हैं और क्या जो एनएफओज होते हैं उनमें पैसे लगाने चाहिए भी या नहीं? देखिए, कोई भी एनएफओ आता है कंपनी के लिए एक नया एयूएम कलेक्ट करने का जरिया होता है। नई अपॉर्चुनिटीज दिखानी होती है निवेशकों को। बट निवेशक को ये समझना होता है कि क्या जो फंड जो एनएफओ आया है, क्या वाकई में वो कोई वैल्यू ऐड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पे। क्या वाकई में उससे आपका निवेश बेहतर होगा, या आप उस निवेश को समझते हैं। और मेरा ये मानना है कि केवल एनएफओ के नाम से निवेश करने में कोई समझदारी नहीं है। अब अगर हम एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड को समझें, तो एक तरह का फंड है जो ऐसी कंपनियों में निवेश करेगा जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लगाती हैं, या कोई ऐसा इनोवेटिव थीम यूज करती हैं मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरह की स्कीम में, इस तरह की कंपनीज में निवेश होगा। अ, अब एक तरह से ये थीमेटिक फंड हम इसको कह सकते हैं। तो क्या वाकई में थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में कोई वैल्यू ऐड करता है? क्या आप इसके जोखिम को समझते हैं? तभी आप सोच सकते हैं किसी एनएफओ में। बट एक एनएफओ में निवेश करने का फायदा तभी होता है जब वो आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है या मार्केट में कोई इस तरह की स्कीम अवेलेबल नहीं है, और जो आया है वो एकदम नया कंसेप्ट है और वाकई में आपके निवेश को जो है वो बेहतर बना सकता है। तभी एक एनएफओ में निवेश करने का मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलती है। अदरवाइज अगर एनएफओज ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस तरह की स्कीम्स, तो एक बेहतर होगा कि एक परखी हुई स्कीम में अगर आप निवेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं नीरज जैन जी, कह रहे हैं आरवीएनएल किस भाव पर खरीदें सर, बाजार बंद हो गया है। अब इस समय तो रहने दीजिए, क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना खरीदिए ना बेचिए। कल दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए, उसमें हम आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। अभी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आप लोगों का जो भी सवाल है, उस सवालों को आप भेजते रहिए और आपके प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड की। सर, ये जो एनएफओ है वो 12 अगस्त तक जो है वो खुला रहेगा। इस एनएफओ में किस तरह के निवेशकों को, मतलब जब कोई एनएफओ आए तो किस तरह के निवेशक ऐसे होने चाहिए जो कि उनको उनके पैसे लगाने चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? आपने कहा एक परखे हुए किसी फंड में पैसे लगाएं ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को सस्ता लगता है तो लोग एंट्री करते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी इसके लिए? मुझे नहीं लगता एनएफओ का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड आपको सस्ता मिल रहा है। जो 10 रुपए में अगर मार्केट परफॉर्म करेगा, अगर कोई अच्छी स्कीम अगर आज 20 रुपए में और कल को मार्केट परफॉर्म करता है, तो रिटर्न आपको उसमें भी मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि एनएफओ में लगाने का तभी आपको फायदा है जब आपने निवेश कर रखा हो और आपको लगता है कि इस तरह का फंड आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है, एक बेहतर बना सकता है, और आप उसके जोखिम को समझते हैं। तभी इस तरह के निवेशक ही कि इस तरह का कोई एनएफओ आता है, वो उनको निवेश करना चाहिए। बट मेरी राय में केवल एनएफओ आया है इसलिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो वो समझदारी नहीं होगी। तो ऐसे निवेशक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उनको कुछ अलग ऑप्शन मिल रहा है जो अभी तक उनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल नहीं है, तभी इस एनएफओ में निवेश करने का फायदा है। निकल करके आती हुई। सर, लेकिन हमने देखा पिछले कुछ महीनों के अंदर, खासतौर से जब बाज़ार में बुल रन देखने को मिल रहा था, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है, बहुत सारे थीमेटिक फंड जो है लेकर के आए। उसमें पीएसयू शामिल थे, एचडीएफसी को डिफेंस फंड का जो था उसमें तो निवेशकों को एक साल में मालामाल कर दिया। लेकिन कंपनी ने अब इस फंड में नया निवेश लेना बंद कर दिया है। सर, इस तरह के फंड्स में रिस्क कितना होता है? ठीक है, कुछ फंड अच्छे चले और इस वजह से लोगों का आकर्षण, लोगों का रुझान काफ़ी हद तक इस फंड के अंदर, इस तरह के फंड के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम जोखिम फैक्टर को देखें तो वो कितना ज़्यादा हावी होता है इस तरह के फंड्स को लेकर के? कोई भी थीमेटिक फंड हो या कोई भी सेक्टोरल फंड हो, तो इक्विटी फंड्स में जोखिम में सबसे ऊपर होता है। क्योंकि इस तरह के फंड एक पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर सेक्टर पर ही निर्भर रहते हैं। अब वो सेक्टर आगे कैसा परफॉर्म करेगा, इस पर निर्भर करता है कि क्या वो वाकई में वो फंड रिटर्न दे पाएगा।
तो जैसे हमने एचडीएफसी डिफेंस की बात की, या एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड जो भी लॉन्च हुआ इसकी बात करें, या कोई भी हम थीमेटिक फंड ले लें, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो वो उस पर्टिकुलर थीम और पर्टिकुलर सेक्टर पर ही निर्भर होते हैं। तो आपके लिए किसी भी थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड में रिटर्न तब आएगा जब वो पर्टिकुलर सेक्टर या थीम परफॉर्म करेगा। अगर परफॉर्म नहीं करता है तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जोखिम में मेरी राय में सबसे ऊपर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी थीमेटिक या सेक्टर फंड को अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक तो बहुत ही सीमित निवेश करें, और जोखिम को अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि इसमें सबसे जोखिम जो है इसमें सबसे ज्यादा है। तो अगर आप समझते हैं, उस जोखिम को जानते हैं, तो एक छोटा सा एक्सपोजर आप ले सकते हैं। जोखिम के मामले में थीमेटिक और सेक्टर फंड मेरी राय में सबसे ऊपर आएंगे। सेक्टोरल और थीमेटिक दोनों ही जोखिम के मामले में सबसे ऊपर हैं। इस बीच बहुत कुछ एक सवाल आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मनीष कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। हालांकि इन्होंने नाम लिया है तो नाम मैं ले लेता हूं, लेकिन आप नाम पे फोकस मत कीजिएगा। लेकिन इनका सवाल ये है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कैसा रहेगा सर न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर मोतीलाल ओसवाल को हटा भी दें तो जब हम कोई व्यक्ति नया निवेश करने जा रहा है, किसी दूसरे मित्र से प्रेरणा लेकर के, या परिवार में किसी से प्रेरणा लेकर के, या आप जैसे किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को सुनने के बाद, अगर वो कोई फंड चुनने जा रहा है तो जो एएमसीज है वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और सही एएमसी का चुनाव किस तरीके से किया जाए, इस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें सर तो। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जब आप इसका चुनाव करते हैं तो मेरी राय में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको एक निवेशक देख सकता है। मसलन कंपनी कितने टाइम से है इसके, और जो बाकी म्यूचुअल फंड है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उसमें किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या उसका कॉर्पस साइज है, और दूसरे पैरामीटर्स हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी का जो प्रोसेस है वो किस तरह का है, किस तरह के इश्यूज रहे हैं, और कितने टाइम से है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंड्स किस तरह से परफॉर्म किए हैं, क्या फंड के परफॉर्मेंस में कोई गिरावट आई है, अगर गिरावट आई है तो उसके क्या कारण रहे हैं। और इसी पे आप अंदाजा लगा के आप आगे चल सकते हैं कि इस तरह की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्या आगे आगे चल के उनके फंड्स में परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलेगी। तो जब आप एक कंपनी को एक पैरामीटर बनाते हैं, कंपनी का चयन करते हैं, तो उसकी एक पास हिस्ट्री आपके लिए एक जरिया बनती है कि आगे म्यूचुअल फंड्स उसकी स्कीम कैसा परफॉर्म करेंगी इसको चुनने में। हालांकि मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से आप पास परफॉर्मेंस पे रिलाय नहीं कर सकते, बड़ी हो या छोटी एएमसी हो, मैटर नहीं करता। अगर स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है, तो एक छोटी कंपनी भी आपको आगे चल के उसकी स्कीम्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो एक पैरामीटर जब आप बनाते हैं एक किसी भी कंपनी का, तो कंपनी का थोड़ा सा पास हिस्ट्री आपको देख लेनी चाहिए। किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उसका क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, और किस तरह से परफॉर्म उसने किया है, उसके बेस पर आप एक चयन कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आज की जो सिचुएशन रही जिसमें कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट रही, और हो सकता है जो दो चार बड़ी खबरें हैं, जैसे कि अमेरिका में मंदी को लेकर के है, या इसराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर के बातें हैं, बांग्लादेश के अंदर हम एक अलग तरीके की स्थिति देख रहे हैं, इसके अलावा जापान में जो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, ये तमाम वो कारण रहे जिसने बाज़ार को नीचे खींचा। तो बाज़ार के अंदर तो जो डेली ट्रेडर हैं वो तो काफ़ी परेशान रहे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं उनको इस गिरावट में क्या अपने पोर्टफोलियो को लेकर के कुछ चिंता करनी चाहिए? क्योंकि कुछ एक सवाल ऐसे आए हैं, क्या उनको जो है कुछ अमाउंट इस गिरावट में डालना चाहिए, या अगर ये गिरावट एक दो दिन और एक्सटेंड करती है उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये काम जो है फंड मैनेजर को करने दीजिए, आप अपनी जो एसआईपी है उसको समय पर बस चलाते रहिए, यही रणनीति होनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मेरा भी यही मानना है कि जहां तक फंड मैनेजमेंट की बात है, तो जब आपने म्यूचुअल फंड का चयन किया है तो आपने वो रोल फंड मैनेजर को दिया है, तो वो रोल फंड मैनेजर को अदा करने दीजिए। जहां तक आप एज अ निवेशक आपकी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस तरह की गिरावट से मुझे नहीं लगता परेशान होना चाहिए या आपको पैनिक करना चाहिए। हाँ, आपके पास कॉर्पस है, एडिशनल मनी है, ऐसी गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकती हैं और निवेश करने के लिए। बट निकलना या अपनी एसआईपी को रोक देना या इससे पैनिक होके कोई किसी और तरह का एक्शन लेना, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। अगर आपके लक्ष्य क्लियर हैं और आपकी एसआईपी चल रही हैं, तो आप निवेश को अपना जारी रखिए। इस तरह की गिरावट, मेरा ये मानना है कि इस तरह की गिरावट आपको बहुत देखने को मिलेगी,
और इस तरह की गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। जैसे एसआईपी अगर आपकी चल रही है तो कुछ एसआईपीज अगर गिरावट प्रोलॉन्ग रहती है तो कुछ एसआईपीज आपकी लो प्राइसेस पर आपकी इन्वेस्ट होगी, लोअर एनएवी पे इन्वेस्ट होगी, तो वहीं कॉस्ट एवरेजिंग में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज की तरह लीजिए इसको, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस बीच आप सभी दर्शकों को बता दें कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस कर सकते हैं, और खासतौर से बाजार की वोलेटिलिटी में क्या रिटेल निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर के भी अगर आपका कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं। 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर। और जितना हो सके अपने इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक, अपने ऑफिस के कलीग्स तक पहुंचाइए, ताकि हमारा ये मनी9 का परिवार जो है और विस्तृत हो सके, और आपको तक हम सटीक जानकारी, ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा हंसता, मुस्कुराता और खिलखिलाता रहे। इसके लिए आप लगातार मनी9 के साथ संपर्क में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनएफओ की थीम पर ज़रा दोबारा लौटते हैं। और एनएफओ पे आपको सर जानना चाहेंगे कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एनएफओ जारी करती है तो बताया जाता है कि फंड की एनएवी 10 रुपये की है। क्या वाकई में एनएफओ में निवेश जो है वो फ़ायदे का सौदा होता है? हालांकि आपने अभी बताया कि जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। एनएफओ में निवेश करने से पहले एक सामान्य रिटेल निवेशक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, एनएफओ अगर थीमेटिक का आया है तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि क्या वो थीम और सेक्टर को समझता है, क्योंकि उस एनएफओ को निवेश अगर वो करता है तो उसका निवेश उस सेक्टर और थीम पर निर्भर रहेगा। तो क्या वाकई में वो इस थीम और सेक्टर को समझता है? अगर नहीं समझता है तो मेरी राय में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसको कभी नहीं पता लगेगा कि क्या रिटर्न कैसे जनरेट हो रहा है, थीमेटिक या सेक्टर फंड कैसे आगे परफॉर्म करेगा। तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑलरेडी निवेशक हैं, आपके पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, काफी डाइवर्सिफाइड है, आपने हर तरह की कैटेगरी में निवेश कर रखा है, तो सेक्टर और थीमेटिक आप 5-10% अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर अगर कोई ऐसा थीम या सेक्टर है जो आप निवेश करना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि आप उस सेक्टर को समझते हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं। बट एक रिटेल निवेशक के लिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इस थीम को नहीं समझते हैं तो मेरी राय में इसको अवॉइड करना चाहिए। इक्विटी फंड से आपको रिटर्न, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज हैं, लंबी अवधि में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। जी, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, और ये दर्शक कह रहे हैं, रघु शाह जी हैं, कह रहे हैं कि सर मल्टी कैप अगर फंड में निवेश हो तो क्या स्मॉल मिड लेना चाहिए? हमने नहीं लिया है, तो ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हमने ऑलरेडी एक मल्टी कैप फंड लिया हुआ है तो क्या इसके अलावा पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप फंड की भी जगह बनती है, या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करता है आपका लक्ष्य क्या है और आप कितना निवेश कर रहे हैं। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर हो, साथ में थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज जैसी हैं उसका निवेश हो सकता है, साथ में आपका गोल्ड एसेट क्लास में निवेश हो। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक अच्छा एसेट एलोकेशन तभी बनता है। अब आपका अगर फंड पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है और जिस तरह मल्टी कैप फंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश करते हैं, और फंड मैनेजर कॉल लेता है कि किस कैटेगरीज में किस तरह से मूव आउट और इन करना है। अगर आप खुद से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते तो मेरी राय में इस तरह के फंड्स ठीक रहते हैं जिसमें आप ये चॉइस ये फंड मैनेजर पे छोड़ देते हैं। तो या तो आप खुद अगर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं तो आप खुद निवेश कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने मल्टी कैप फंड में किया है तो आपको लार्ज कैप में भी करना पड़ेगा, मिड कैप में भी आपका निवेश जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप उस तरफ डाइवर्सिफिकेशन खुद से कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझते, नहीं कर सकते, तो मल्टी एसेट फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन का रोल जो है वो फंड मैनेजर को दे सकते हैं।